क्या हो अगर कोई कहे कि मतलब जो चार्जिंग केबल इस वक्त फोन से जुड़ी है या जो तार हमारे घरों की दीवार के अंदर से गुजर रहे हैं, वे सिर्फ बिजली ढोने वाले बेजान तार नहीं हैं। बिल्कुल, वो सिर्फ कॉपर के तार नहीं है। हाँ, मतलब क्या हो अगर वे छुपकर एक अदृश्य बल पैदा कर रहे हों, बिल्कुल किसी चुंबक की तरह। हम्म, ऐसा बल जो चीजों को धकेल सकता है, खींच सकता है हम्म। और और पूरी दुनिया की मशीनों को चला सकता है। और मजे की बात तो ये है कि हम हमेशा से सोचते आए हैं कि बिजली एक एकदम अलग चीज है ना, जो सिर्फ बल्ब जलाती है। हाँ, और चुंबक वो तो एक अलग ही चीज है जिससे बचपन में हम फ्रिज के दरवाजे पर चिपकाते थे। सही कहा। लेकिन आज की इस गहन चर्चा का मिशन हमारी इसी सबसे बड़ी गलतफहमी को दूर करना है। बिल्कुल। तो आज हम एनसीईआरटी कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 12 के आधार पर विद्युत और चुंबकत्व के उस रहस्यमयी रिश्ते की तह तक जाने वाले हैं। ये रिश्ता ही इस पूरी आधुनिक दुनिया की नींव है। और यार, ये रिश्ता इतना गहरा है कि अगर हम इसे समझ लें तो हमारे आसपास मौजूद हर पंखा, हर मोटर, यहाँ तक कि इंटरनेट का पूरा ढांचा भी एक जादुई दुनिया की तरह लगने लगेगा। विज्ञान अक्सर वहीं सबसे बड़े रहस्य छुपा कर रखता है जहां हम देखने की जहमत भी नहीं उठाते। क्या बात है, एकदम सच। और इस रहस्य पर से पर्दा उठा था एक बहुत ही शानदार, मतलब एक अचानक हुई दुर्घटना से। बात साल 1820 की है। हांस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड का वो मशहूर प्रयोग। हाँ, तो ऑर्स्टेड अपनी लैब में कुछ प्रयोग कर रहे थे। एक धातु का तार था जिसमें से उन्होंने करंट प्रवाहित किया और मेज पर पासी एक छोटी सी दिक्सूची कंपास रखी हुई थी। और वो कंपास उन्होंने जानबूझकर नहीं रखी थी वहां। बिल्कुल नहीं, वो बस गलती से वहां रखी थी। और जैसी तार में करंट दौड़ा, उस कंपास की सुई अचानक अपनी जगह से हिल गई। मतलब बिना छुए। यहीं पर विज्ञान का एक बहुत बड़ा यूरेका पल था। ऑर्स्टेड कोई चुंबकत्व का प्रयोग तो कर नहीं रहे थे, लेकिन उस सुई के हिलने का मतलब बहुत बड़ा था। है ना? क्योंकि कंपास की सुई तो खुद एक नन्हा सा चुंबक होती है। सही पकड़ा। वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के हिसाब से उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। अब अगर वो सुई बिना किसी दूसरे चुंबक के पास आई हिल रही है, तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि उस करंट वाले तार ने खुद अपना एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा कर दिया था। बिल्कुल। उस पल ने यह साबित कर दिया कि विद्युत और चुंबकत्व अलग अलग विषय नहीं है। जहां बिजली बहेगी वहां चुंबकत्व पैदा होगा। रुको रुको, मुझे यहाँ थोड़ा रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये बात दिमाग को सुन कर देने वाली है। मतलब, क्या हमारे घरों की दीवारों में जो वायरिंग है वो हर वक्त अपने आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र बना रही है? 100%। हाँ, वो बात अलग है कि वो क्षेत्र इतना कमजोर होता है कि हमें महसूस नहीं होता, लेकिन वो वहां मौजूद जरूर है। अरे वाह! और यही वो खोज थी जिसने बाद में रेडियो, टेलीविजन और फाइबर ऑप्टिक्स जैसी तकनीकों के दरवाजे खोले। लेकिन इस सिद्धांत को गहराई से समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि एक साधारण चुंबक असल में काम कैसे करता है। हाँ, क्योंकि अगर हमें यह नहीं पता कि चुंबक अपना प्रभाव कैसे डालता है, तो हम तारों वाले चुंबक को तो कभी नहीं समझ पाएंगे। बिल्कुल। बचपन में जब दो चुंबकों को पास लाते थे, तो या तो वो एक झटके में चिपक जाते थे या फिर एक दूसरे को इतनी जोर से दूर धकेलते थे कि उन्हें मिलाना नामुमकिन सा लगता था। और ये चुंबक का सबसे बुनियादी नियम है। वो हर चुंबक के दो सिरे होते हैं, उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल और दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल। नॉर्थ और साउथ, हाँ। जब दो एक जैसे ध्रुव, मतलब नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, आमने सामने आते हैं तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दूर धकेलते हैं। और जब उल्टे ध्रुव पास आते हैं तो चिपक जाते हैं। बिल्कुल। विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है, लेकिन ये धकेलना या खींचना हवा में नहीं होता। चुंबक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। और इस अदृश्य क्षेत्र को देखने का एक बहुत ही क्लासिक प्रयोग है स्रोत सामग्री में। अगर एक कागज के नीचे छड़ चुंबक, बार मैग्नेट रख दें और ऊपर से लोहे का बारीक बुरादा, जिसे लौ चूर्ण कहते हैं, छिड़क कर कागज को हल्का सा थपथपाएं, तो वो बुरादा खुद ब खुद सज जाता है। हाँ, एक बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित पैटर्न में एक जादुई डिजाइन बन जाता है। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, लेकिन ये रेखाएं असल में क्या कर रही हैं? इसे ऐसे समझें, ये रेखाएं किसी अदृश्य नदी की धाराओं की तरह हैं जो चुंबक के चारों ओर बह रही हैं। अदृश्य नदी? हाँ, जिस तरह नदी के पानी की एक दिशा होती है, वैसे ही इन चुंबकीय धाराओं की भी दिशा होती है। चुंबक के बाहर ये धाराएं हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और एक घुमावदार रास्ता तय करते हुए दक्षिणी ध्रुव में समा जाती हैं। मतलब नॉर्थ से निकलकर साउथ की तरफ बहने वाली एक नदी। बिल्कुल। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती।
चुंबक के अंदर भी ये रेखाएं बहती हैं साउथ से नॉर्थ की ओर। अच्छा, तो कुल मिलाकर ये एक बंद लूप बन जाता है। हाँ, एक ऐसा चक्र जो कभी टूटता नहीं है, क्लोज्ड कर्व। और जहां ये रेखाएं एक दूसरे के बहुत पास पास होती हैं, जैसे कि ध्रुवों के ठीक पास, वहां ये चुंबकीय नदी बहुत तेज और शक्तिशाली होती है। मतलब वहां चुंबकीय बल सबसे ज्यादा होता है। एकदम सही। लेकिन एक सवाल जो हमेशा से परेशान करता है, क्या ये धाराएं या ये क्षेत्र रेखाएं कभी आपस में टकराती हैं? मेरा मतलब है, अगर दो रेखाएं एक दूसरे को काटते हैं तो क्या होगा? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। जरा सोचिए, अगर दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं, तो उसका भौतिक रूप से क्या मतलब होगा? मुझे नहीं पता, क्या होगा? इसका मतलब होगा कि अगर उस कटान बिंदु पर एक कंपास रखा जाए, तो उस एक ही जगह पर कंपास की सुई को एक साथ दो अलग-अलग दिशाओं में इशारा करना पड़ेगा, अरे, जो कि बिल्कुल असंभव है। एक सुई एक ही वक्त में दो तरफ कैसे घूम सकती है? बिल्कुल, भौतिकी के नियम इसे नामुमकिन बनाते हैं। बल की एक बिंदु पर एक ही दिशा हो सकती है। अच्छा, इसीलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, कभी काटती नहीं है। वे एक दूसरे के साथ साथ चलती हैं, लेकिन कभी टकराती नहीं है। बिल्कुल। बहुत खूब। अब ये तस्वीर दिमाग में बिल्कुल साफ हो गई है। तो अगर हम वापस ऑर्स्टेड के उस बिजली वाले तार पर आएं, एक चुंबक के आसपास तो ये नदी नॉर्थ से साउथ बह रही है, लेकिन एक सीधे तार का तो कोई नॉर्थ या साउथ पोल नहीं होता। सही कहा। तो जब एक सीधे तार से करंट बहता है, तो उसके चारों ओर ये अदृश्य नदी कैसा आकार लेती है? एक सीधे तार के आसपास ये क्षेत्र रेखाएं किसी छड़ चुंबक की तरह लंबी या घुमावदार नहीं होती। तो कैसी होती हैं? वे तार के चारों ओर बिल्कुल गोल छल्लों के रूप में बनती हैं। उमंग, संकेंद्री वृत्त या कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। मतलब तार बिल्कुल बीच में होता है और इसके चारों ओर गोल गोल घेरे बनते हैं। हाँ, और जैसे जैसे हम तार से दूर जाते हैं, ये घेरे बड़े होते जाते हैं और उनका असर कमजोर होता जाता है। ठीक है, लेकिन नदी की दिशा वाली बात का क्या? अगर घेरे गोल हैं, तो दिशा कैसे पता चलेगी कि वो घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज घूम रही है या एंटी क्लॉकवाइज? और यहीं पर मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम, या जिसे हम दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम कहते हैं, राइट हैंड थंब रूल, काम आता है। अच्छा, ये कैसे काम करता है? इसे रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस कल्पना करनी है। अगर कोई व्यक्ति एक सीधे तार को अपने दाहिने हाथ से इस तरह पकड़े कि उसका अंगूठा करंट बहने की दिशा में सीधा हो, दाहिना हाथ अंगूठा करंट की दिशा में, तो उसकी बाकी उंगलियां तार के चारों ओर जिस दिशा में लिपटेंगी, वही दिशा उन गोल चुंबकीय रेखाओं की होगी। अरे वाह! मतलब अगर करंट नीचे से ऊपर जा रहा है और मैंने अंगूठा ऊपर रखा, तो मेरी उंगलियां एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेंगी। बिल्कुल। और अगर करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, तो अंगूठा नीचे करने पे उंगलियां क्लॉकवाइज मुड़ेंगी। ये तो बहुत सीधा सा शॉर्टकट है ना? लेकिन मुझे एक बात खटक रही है। एक सीधे तार का चुंबकीय क्षेत्र तो बहुत छितरा हुआ और कमजोर लग रहा है। मतलब गोल छल्ले हवा में फैल रहे हैं। क्या इसका कोई ठोस इस्तेमाल हो सकता है? आप सही सोच रहे हैं। एक अकेले सीधे तार का प्रभाव बहुत कम होता है, और यहीं से विज्ञान में इंजीनियरिंग की शुरुआत होती है। अच्छा, वैज्ञानिकों ने सोचा कि अगर हम इस तार के आकार को बदल दें तो क्या होगा। मतलब अगर हम सीधे तार को मोड़कर एक वृत्ताकार पाश यानी एक गोल लूप बना दें तो क्या होगा। तो तार के हर हिस्से से बनने वाले वो गोल छल्ले, क्या वे लूप के अंदर की तरफ इकट्ठा होने लगेंगे? बिल्कुल। जब तार को गोल मोड़ा जाता है, तो लूप के हर बिंदु से उत्पन्न होने वाली चुंबकीय रेखाएं अंदर की तरफ एक ही दिशा में जुड़ने लगती हैं। और लूप के बिल्कुल केंद्र में पहुंचते पहुंचते ये रेखाएं इतनी मजबूत और सीधी हो जाती हैं कि वे एक शक्तिशाली प्रवाह का रूप ले लेती हैं। ओहो, इसे ऐसे सोच सकते हैं जैसे एक आवर्धक लेंस, मैग्नीफाइंग ग्लास, सूरज की बिखरी हुई रोशनी को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, जिससे कागज भी जल सकता है। बहुत सटीक उदाहरण है। मतलब तार को मोड़कर हम उस छितरे हुए चुंबकीय क्षेत्र को एक जगह केंद्रित कर रहे हैं। हाँ, और अगर एक लूप से इतनी ताकत मिलती है, तो सोचिए अगर हम तार को 100 बार गोल घुमाकर एक बड़ी कुंडली बना दे तो क्या होगा। तब तो ताकत 100 गुना बढ़ जाने का। ये मतलब एक गाना गाने वाले अकेले इंसान की तुलना में 100 लोगों का एक सुर में गाना। बिल्कुल, इसे ही एडिटिव या योगात्मक प्रभाव कहते हैं। हर एक फेरे का चुंबकीय क्षेत्र आपस में जुड़कर एक बहुत ही ताकतवर क्षेत्र बना लेता है। क्या बात है। और जब हम पास पास लिपटे हुए
कई फेरों वाली एक बेलनाकार कुंडली बनाते हैं तो उसे परिनालिका या सोलेनॉइड कहते हैं। ये देखने में किसी स्प्रिंग जैसा लगता है। हाँ, सोलेनॉइड। और मुझे पक्का यकीन है कि ये सोलेनॉइड ही वो चाबी है जिससे हम असली जादू करते हैं। हाँ, क्योंकि जब इस सोलेनॉइड से करंट गुजरता है तो ये पूरी कुंडली बिल्कुल एक छड़ चुंबक की तरह बर्ताव करने लगती है। मतलब उसका एक सिरा नॉर्थ पोल बन जाता है और दूसरा साउथ पोल। एकदम सही। और सबसे खास बात यह है कि इस सोलेनॉइड के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो बिल्कुल समांतर और एक समान होता है। समांतर और एक समान मतलब लूप के अंदर का क्षेत्र एकदम स्थिर और बेहद शक्तिशाली होता है। और इसी शक्तिशाली क्षेत्र का फायदा उठाकर हम बनाते हैं विद्युत चुंबक, इलेक्ट्रोमैग्नेट। वो कैसे? हम सोलेनॉइड के अंदर नर्म लोहे का एक टुकड़ा रख देते हैं। जैसे ही स्विच ऑन होता है और करंट बहता है, सोलेनॉइड का शक्तिशाली क्षेत्र उस नर्म लोहे को एक भयंकर ताकतवर चुंबक में बदल देता है। अरे बाप रे, ये तो प्रकृति को हैक करने जैसा हुआ है ना? मतलब हम अपनी मर्जी से जब चाहें चुंबक चालू कर सकते हैं और जब चाहें करंट बंद करके उसे वापस एक साधारण लोहे के टुकड़े में बदल सकते हैं। भारी भरकम क्रेन जो कबाड़ खानों में गाड़ियों को उठाती हैं वो इसी सिद्धांत पर काम करती हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ तक हमने जो चर्चा की है वो सिर्फ एक तरफा है। एक तरफा? कैसे? हमने देखा कि कैसे बिजली एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा कर रही है और उस क्षेत्र ने ऑर्स्टेड के कंपास को हिला दिया, यानी बिजली ने चुंबक पर बल लगाया। रुको, न्यूटन का गति का तीसरा नियम, हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। बिल्कुल। अगर करंट वाला तार चुंबक पर बल लगा रहा है तो क्या वो चुंबक भी उस करंट वाले तार पर वापस बल नहीं लगाएगा? मतलब चुंबक को भी तो पलटवार करना चाहिए। आंद्रे मैरी एम्पियर नाम के एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने ठीक यही सवाल उठाया था। प्रकृति हमेशा संतुलन तलाशती है और इसे साबित करने के लिए एक बहुत ही रोमांचक प्रयोग किया गया। अच्छा, क्या था वो प्रयोग? एक एल्यूमिनियम की छोटी सी छड़ को तारों के सहारे एक स्टैंड से लटकाया गया ताकि वो आजादी से झूल सके। ठीक है, एक लटकी हुई छड़। फिर एक शक्तिशाली नाल चुंबक, हॉर्सशू मैग्नेट, जिसका आकार अंग्रेजी के यू जैसा होता है, उसे लिया गया। चुंबक को ऐसे रखा गया कि एल्यूमिनियम की छड़ उसके नॉर्थ और साउथ पोल के ठीक बीच में आ जाए। मतलब छड़ लटकी हुई है और उसके दोनों तरफ एक शक्तिशाली चुंबक के ध्रुव हैं। फिर क्या हुआ? जैसे ही उस लटकी हुई एल्यूमिनियम की छड़ में करंट चालू किया गया, छड़ एक झटके से अपनी जगह से हिल गई। क्या बात कर रहे हो? हाँ, वो बाईं तरफ विस्थापित हो गई। ये कोई हवा का झोंका नहीं था, ये वो ठोस भौतिक बल था जो चुंबक ने उस करंट वाले तार पर उल्टा लगाया था। लेकिन ये बल पैदा क्यों हुआ? छड़ हिली क्यों? यही सबसे दिलचस्प हिस्सा है। इसे ऐसे देखिए, परमानेंट चुंबक का अपना एक चुंबकीय क्षेत्र है जो नॉर्थ से साउथ बह रहा है। हाँ, जो पहले से मौजूद है। और जैसे ही छड़ में करंट आया, छड़ ने भी अपना खुद का एक गोल चुंबकीय क्षेत्र बना लिया। अब जब ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे से टकराते हैं तो वे एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। एक तरफ चुंबकीय दबाव बहुत बढ़ जाता है और दूसरी तरफ कम हो जाता है। इसी दबाव के अंतर के कारण तार को एक भौतिक धक्का लगता है और वो हिल जाता है। ये तो बिल्कुल दो पहलवानों के अखाड़े में टकराने जैसा है। एकदम सही एनालॉजी है। और अगर हम करंट की दिशा बदल दे तो क्या होगा? तो छड़ के हिलने की दिशा भी उल्टी हो जाएगी। छड़ दाईं तरफ चली जाएगी। वैज्ञानिकों ने यह भी देखा कि यह धक्का या बल सबसे अधिक शक्तिशाली तब होता है जब तार में बहने वाला करंट और चुंबक का क्षेत्र एक दूसरे के बिल्कुल लंबवत हो। लंबवत मतलब 90 डिग्री के कोण पर? बिल्कुल परपेंडिकुलर। लेकिन यार, अगर हर बार छड़ के हिलने की दिशा का हिसाब लगाना हो तो क्या हर बार प्रयोग करना पड़ेगा? ये तो बहुत झंझट का काम है। नहीं, इसके लिए एक बहुत ही मशहूर शॉर्टकट नियम है, फ्लेमिंग का वामहस्त नियम या लेफ्ट हैंड रूल। अच्छा, लेफ्ट हैंड रूल। हाँ, ये कोई जादुई मुद्रा नहीं है, बल्कि 3D स्पेस में इन 3 दिशाओं के बीच के 90 डिग्री वाले रिश्ते को याद रखने का तरीका है। इन 3 दिशाओं मतलब करंट, चुंबकीय क्षेत्र और बल। बिल्कुल। तो इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं? अगर कोई अपने बाएं हाथ की पहली 3 उंगलियों, तर्जनी यानी फर्स्ट फिंगर, मध्यमा यानी मिडिल फिंगर और अंगूठे को इस तरह फैलाए कि वे तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, मतलब एक कोने जैसी आकृति बन जाए। हाँ। अब अगर तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखा रही है और मध्यमा उंगली करंट की दिशा दिखा रही है, तो अंगूठा?
तो वो अंगूठा बिल्कुल उसी दिशा में इशारा करेगा जिस दिशा में उस तार पर बल लगेगा, यानी तार किस तरफ हिलेगा। चुंबकीय क्षेत्र, करंट और बल, क्या बात है। और यही वो बल है जिसका इस्तेमाल इंसान ने पंखे की पंखुड़ियों को घुमाने, वॉशिंग मशीन को चलाने और पानी की मोटर को घुमाने के लिए किया। ये सोचना कितना हैरान करने वाला है कि 1820 में ऑर्स्टेड की टेबल पर कंपास की सुई हिली थी और आज उसी सिद्धांत से दुनिया भर की फैक्ट्रियां चल रही हैं। सही कहा। हम इस अपार ऊर्जा और चुंबकीय बल का दोहन कर रहे हैं, लेकिन जब ये प्रचंड ताकत, ये 220 वोल्ट की ऊर्जा हमारे घरों के परिपथ में घुसती है तो ये बहुत बड़ा खतरा भी बन सकती है। हाँ, बिजली कोई खिलौना तो है नहीं। इसे सुरक्षित रूप से घरों में इस्तेमाल करने के लिए एक बहुत ही सटीक व्यवस्था की जरूरत होती है। बिल्कुल, हम ग्रिड से इतनी ऊर्जा अपने बेडरूम और किचन में ला रहे हैं। तो हमारे घरेलू विद्युत परिपथ असल में कैसे काम करते हैं ताकि हम सुरक्षित रहें? अक्सर घरों में जो मुख्य आपूर्ति आती है, जिसे हम मेंस कहते हैं, उसमें हमें अलग अलग रंगों के तार दिखाई देते हैं। हाँ, मुख्य रूप से 3 तरह के तार होते हैं और उनका रंग कोई फैशन के लिए नहीं होता, वो एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा कोडिंग है। अच्छा। पहला होता है विद्युन्मय तार या लाइव वायर। इसके ऊपर आमतौर पर लाल रंग का इंसुलेशन होता है। ये धनात्मक तार है और यही वो मुख्य रास्ता है जिससे हाई वोल्टेज करंट घर के अंदर आता है। लाल रंग मतलब खतरे का निशान। और दूसरा होता है उदासीन तार या न्यूट्रल वायर, जिस पर काले रंग का कवर होता है। ये ऋणात्मक है और करंट को वापस ले जाने का काम करता है। भारत में इन दोनों तारों के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। मतलब लाइव वायर ऊर्जा लेकर आता है और न्यूट्रल वायर ऊर्जा को वापस ले जाता है। एक तरह से ये पानी की मुख्य पाइपलाइन की तरह है। बिल्कुल सही। लेकिन एक तीसरा तार भी तो होता है, हरे रंग का। उसका क्या काम है? वो तो करंट नहीं लाता। वो हरा तार भूसंपर्क तार या अर्थ वायर कहलाता है और सच मानिए ये घर का सबसे बड़ा साइलेंट रक्षक है। साइलेंट रक्षक? हाँ, ये तार हमारे घर के पास जमीन में गहराई में दबी एक धातु की प्लेट से सीधा जुड़ा होता है। इसका काम उपकरणों को बिजली देना नहीं है, बल्कि ये एक इमरजेंसी ड्रेनेज पाइप की तरह है। इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ड्रेनेज पाइप कैसे? मान लीजिए किसी के पास धातु की बॉडी वाली एक इलेक्ट्रिक प्रेस या टोस्टर है। बिल्कुल। अब मान लीजिए कि उस टोस्टर के अंदर का लाल वाला लाइव वायर कट कर उसकी बाहरी लोहे की बॉडी से टच हो गया। अरे बाप रे! अब पूरे टोस्टर की बॉडी में 220 वोल्ट का करंट दौड़ रहा है। अगर कोई व्यक्ति उसे छुएगा तो वो करंट इंसान के शरीर से होकर जमीन में जाने की कोशिश करेगा, जिससे भयंकर और जानलेवा झटका लगेगा। ये तो बहुत डरावना है। मतलब वो इंसान खुद एक तार बन जाएगा। हाँ, लेकिन अगर वो टोस्टर अर्थ वायर से जुड़ा है तो कहानी बदल जाती है। कैसे? अर्थ वायर धातु की बॉडी से जुड़ा होता है और उसका प्रतिरोध रेजिस्टेंस इंसान के शरीर से बहुत कम होता है और बिजली हमेशा सबसे आसान रास्ता चुनती है। ओहो! इसलिए वो लीक हुआ सारा करंट इंसान के शरीर में जाने के बजाय उस हरे तार के रास्ते सीधे धरती की गहराई में समा जाता है। व्यक्ति को पता भी नहीं चलता और उसकी जान बच जाती है। ये तो एक कमाल का सेफ्टी नेट है। मतलब सारा खतरनाक करंट सीधे जमीन में ड्रेन हो गया। बिल्कुल। लेकिन इसके अलावा भी सर्किट में 2 और बड़े खतरे होते हैं, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। अक्सर लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं ना। हाँ, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन विज्ञान के नजरिए से दोनों बहुत अलग हैं। तो ओवरलोडिंग क्या है? ओवरलोडिंग का मतलब है एक ही जगह से बहुत ज्यादा करंट खींचना। मान लीजिए एक ही सॉकेट में मल्टीप्लग लगाकर हीटर, एसी और माइक्रोवेव सब एक साथ चालू कर दिए जाएं। जो कि सर्दियों में अक्सर लोग करते हैं। बिल्कुल। उस सॉकेट और उसके तारों की एक क्षमता है। जब हम क्षमता से ज्यादा करंट खींचते हैं तो तार बहुत ज्यादा गर्म होने लगते हैं और आग लग सकती है। ये हुई ओवरलोडिंग। और शॉर्ट सर्किट क्या है? शॉर्ट सर्किट एक दुर्घटना है। जब तारों का प्लास्टिक कवर पुराना होकर टूट जाए या पिघल जाए और लाल वाला लाइव वायर सीधे काले वाले न्यूट्रल वायर से टच हो जाए। सीधा टच? हाँ, जब ऐसा होता है तो करंट को उपकरण से होकर गुजरने की जरूरत नहीं पड़ती। उसे एक सीधा और बिना रुकावट का शॉर्टकट मिल जाता है। परिपथ का प्रतिरोध अचानक शून्य हो जाता है। ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी बड़े बांध के दरवाजे अचानक टूट जाएं, सारा पानी बिना किसी रोक टोक के एक साथ बह निकले। एकदम सही। जब प्रतिरोध शून्य होता है तो सर्किट में अचानक बेतहाशा करंट दौड़ने लगता है। भयानक गर्मी पैदा होती है और तुरंत आग लग जाती है। और इन्हीं दोनों भयानक स्थितियों, ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से पूरे घर को बचाने के लिए एक छोटा सा रक्षक कुर्बान होता है, जिसे हम विद्युत फ्यूज कहते हैं।
फ्यूज, जो अब हमारे घरों में एमसीबी का रूप ले चुके हैं। हाँ, तो ये फ्यूज असल में काम कैसे करता है? ये खतरे को पहचानता कैसे है? ये जूल तापन या जूल हीटिंग के सिद्धांत पर काम करता है। फ्यूज असल में एक बहुत ही पतला तार होता है जिसका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। मतलब वो जल्दी पिघल जाता है। बिल्कुल। इसे लाइव वायर के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है। जब तक करंट एक सुरक्षित सीमा में बह रहा है, फ्यूज आराम से उसे जाने देता है। लेकिन जैसे ही शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग के कारण करंट अचानक बढ़ता है, तो भारी मात्रा में गर्मी पैदा होती है। और क्योंकि फ्यूज के तार का गलनांक कम है, वो घर के बाकी तारों से पहले ही इतना गर्म हो जाता है कि पिघलकर टूट जाता है। हाँ, और तार के पिघलते ही परिपथ बीच में से टूट जाता है। करंट का बहना तुरंत रुक जाता है। क्या बात है? फ्यूज खुद जल जाता है, लेकिन घर के सारे महंगे उपकरण और पूरा घर राख होने से बच जाता है। वो एक गेटकीपर है जो खतरा देखकर अपनी जान दे देता है। वाह, एक सच्चा गेटकीपर। क्या अद्भुत इंजीनियरिंग है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, 1820 में एक छोटे से प्रयोग से यह साबित हुआ कि बहती हुई बिजली चुंबकत्व पैदा करती है। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक अदृश्य बल की नदियों की तरह काम करती हैं। हमने जाना कि तारों को गोल घुमाकर और सोलेनॉइड बनाकर हम उस बल को कितना शक्तिशाली बना सकते हैं। और फिर एम्पियर और फ्लेमिंग के नियमों ने हमें बताया कि कैसे चुंबक वापस बिजली के तार को धकेलकर हमारे लिए मोटर चला सकता है। और अंत में हमने समझा कि इस अपार ऊर्जा को लाइव, न्यूट्रल, अर्थ वायर और एक छोटे से फ्यूज की मदद से कैसे सुरक्षित रूप से घरों में इस्तेमाल किया जाता है। ये भौतिकी का वो सफर है जिसने सच में इंसानियत को आधुनिक युग में पहुंचाया है। विद्युत और चुंबकत्व कोई दो अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि ये इस ब्रह्मांड को चलाने वाले एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार है जो स्रोत सामग्री में एक छोटी सी जगह पर दिया गया है, लेकिन वो पूरी तरह से हमारे सोचने का नजरिया बदल सकता है। अच्छा, वो ये भी जानिए वाला हिस्सा। हाँ, हमने मोटर, पंखे, तारों और लोहे की बात की, लेकिन क्या विद्युत और चुंबकत्व का ये खेल सिर्फ मशीनों तक सीमित है? बिल्कुल नहीं। क्या आपको पता है कि ये खेल हमारे और आपके शरीर के अंदर भी चल रहा है? यह विज्ञान का सबसे खूबसूरत मोड़ है। हाँ, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा तंत्रिका तंत्र बिजली के बेहद सूक्ष्म संकेतों पर काम करता है। बिल्कुल। जब भी हम कुछ सोचते हैं या किसी चीज को छूते हैं, तो हमारे मस्तिष्क और हृदय की कोशिकाओं से होकर एक तंत्रिका आवेग या नर्व इम्पल्स गुजरता है। यह असल में एक बहुत ही हल्का विद्युत प्रवाह है। और जहां विद्युत प्रवाह होगा, ऑर्स्टेड का नियम कहता है कि वहां चुंबकीय क्षेत्र भी बनेगा। बिल्कुल। मतलब हमारा दिल और हमारा दिमाग हर धड़कन, हर सोच के साथ अपने आसपास एक अत्यंत दुर्लभ चुंबकीय क्षेत्र पैदा कर रहे हैं। हम अपने अंदर एक अदृश्य सोलेनॉइड लिए घूम रहे हैं। क्या बात कही है, एकदम सही। हमारे शरीर का ये चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के मुकाबले अरबों गुना कमजोर होता है, लेकिन ये मौजूद है और इंसान ने इसका फायदा उठाना भी सीख लिया है। वो कैसे? आधुनिक चिकित्सा में इस्तेमाल होने वाली MRI यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग तकनीक इसी शारीरिक चुंबकीय क्षेत्र और हमारे शरीर के पानी के अणुओं का उपयोग करके बीमारियों की इतनी सटीक तस्वीरें निकालती है। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला तथ्य है। तो अगली बार जब कोई दीवार के किसी प्लग को देखे या किसी पंखे को घूमते हुए सुने, तो सिर्फ मशीनों के बारे में मत सोचिएगा। बिल्कुल। जरा गहराई से विचार कीजिएगा कि ये वही भौतिक नियम हैं जो हमारे ब्रह्मांड की विशाल आकाशगंगाओं को भी बांधे हुए हैं, और उसी क्षण, उसी वक्त वे हमारे शरीर के अंदर हर एक धड़कन में भी काम कर रहे हैं। एकदम सच। हम सिर्फ इन नियमों को पढ़ते नहीं हैं, हम खुद जीव विज्ञान के स्तर पर एक चलते फिरते, सांस लेते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेट हैं।